नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और भावी असिस्टेंट प्रोफेसरों। यदि हम यहाँ पर इस रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले पेपर की अगर बात करें, या हम ऐसा कहें कि जो जनरल पेपर है हमारे पास ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड को लेकर के, उसमें रिसर्च वाली यूनिट जैसे ही आती है तो हमारे अंदर घबराहट चालू हो जाती है कि हम इसको कैसे डील करेंगे, या इससे हम यहाँ पर इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्न हमारे गलत न होने पाए। वास्तव में कह रहा हूं आपको, आज मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो है सीरीज यहाँ पर दिखाऊंगा, और इन क्वेश्चनों में वास्तव में आपको लगेगा कि यदि इन कॉन्सेप्ट को एक एक बार अगर आपने सुन लिया तो इससे रिलेटेड प्रश्नावली या प्रश्न जो है आपके एमसीक्यूज टाइप के जो भावी एग्जाम में या आगे आने वाले एग्जाम में होंगे वो किसी भी हालात में गलत नहीं होंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर के, अनुसंधान की जो विधि है उससे रिलेटेड यहाँ पर पूरा का पूरा जो पीवाईक्यू है उनको आज अपन ने यहाँ पर लिया है। चलते हैं, शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला और आज का प्रथम प्रश्न यहाँ पर क्या है, उन्होंने 2024 का जो स्टेट एलिजिबिलिटी का टेस्ट का जो एग्जाम है उसमें प्रश्न पूछा कि प्रारंभिक सर्वेक्षण को अक्सर क्या कहा जाता है। इट मीन्स व्हाट इज अ प्राइमरी सर्वे। वो कहना पूछना चाहता है कि जो प्राथमिक सर्वे होता है उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं। तो हमको समझ में आता है कि प्राथमिक सर्वे क्या होता है। यदि आपको समझ में आता है तो आप यहाँ पर आराम से इसमें बिना किसी समस्या के आंसर दे पाओगे, लेकिन समझ में नहीं आता तो फिर रीजन ही नहीं बनता। तो ये कहा जाता है कि जैसे हमको यहाँ पर मुख्य सर्वेक्षण करना है, हमारे डाटा आएंगे, हमारे जो है रिजल्ट आएंगे, उससे पहले हम लगता है कि यार हमारी कोई प्रश्नावली है, हमारी मेथोडोलॉजी है, हमारा डेटा एनालिसिस करने का तरीका है, हमारी समय है, हमारी लागत है, कोई आगे पीछे ऊपर नीचे न हो जाए। इस बात के लिए हम ट्रायल रन करते हैं, छोटे से लेवल पर हम वहां पर उसको देख लेते हैं कि हाँ वास्तव में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम किसी प्रकार की गलती में नहीं होंगे। तो इस प्रकार की जो बातें आमतौर पर होती है उसको यहां पर रिसर्च मेथोडोलॉजी की आइडियोलॉजी में क्या कहते हैं। देखते हैं, ये रहे 4 ऑप्शंस आपके पास। उन्होंने कहा कि हम इसे क्या मुख्य सर्वेक्षण कहते हैं, ए, बी क्या उसे पायलट सर्वेक्षण कहा जाता है, सी क्या उसे द्वितीयक सर्वेक्षण कहा जाता है, और डी क्या उसे अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण कहा जाता है। तो अब यहां पर जब इस प्रकार की अगर बात आती है तो पहला ऑप्शन है कि मुख्य सर्वेक्षण। हमेशा इस बात को लेकर के इस ऑप्शन के हिसाब से ये नहीं है। मुख्य सर्वेक्षण का उपयोग तब करते हैं जब हम फाइनली रूप से मैदान में उतर गए, डेटा कलेक्शन करने के लिए उतर गए, और उससे जो आने वाले डेटा होंगे वही हमारी पीएचडी की थीसिस में जाएंगे, और उसी से हम यहाँ पर रिजल्ट बताएंगे। वही रिजल्ट हमारी सरकार या हमारा समाज या हमारी सोसाइटी उसको देखेगी कि आपने इस टॉपिक पर रिसर्च की, इसके परिणाम क्या है ना। तो ये वाला पॉइंट तो तब किया जाता है, तो इसके हिसाब से तो ये होगा नहीं। अब हमारे पास आया यहाँ पर पायलट सर्वेक्षण। हमारे पास पायलट सर्वेक्षण जब आया इसमें, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी क्वेश्चनायर है, हमारी जो है अनुसूची है, शेड्यूल बनाई हमने, या हमने ऑब्जर्वेशन की सूची बनाई है, या हमारे मेथोडोलॉजी है, या हमारा समय है, लागत है। बेसिकली ये कहीं इनमें यहाँ पर देखना है कि ये प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, क्योंकि जब हमने यहाँ पर मुख्य सर्वेक्षण चालू कर दिया, पीएचडी का रियल वाला डेटा कलेक्शन करना चालू कर दिया, तो फिर हमारे पास यहाँ पर संभलने का कोई मौका नहीं होगा। तो इन बातों की जांच की जाती है पायलट सर्वेक्षण में एक छोटे से रूप में लेकर के। तो ऐसी स्थिति को यहां पर रिसर्च मेथोडोलॉजी की भाषा में कहा जाता है। वो आपके पास यहां पर टाइटल क्या है, उसे पायलट सर्वेक्षण कहते हैं। इसे ही आप एक प्रकार का ट्रायल रन कहते हैं, इसे ही आप एक प्रकार का ट्रायल परीक्षण कहते हैं। तो आमतौर पर ये जो आपके पास है उसको हम यहां पर प्रारंभिक सर्वेक्षण के रूप में जानते हैं। तो इसका आंसर ये होगा, आंसर आपके पास यस है। द्वितीयक सर्वेक्षण का यहां पर इससे कोई मतलब रह नहीं जाता है। अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण का जो है इससे कोई मतलब नहीं हो जाता, क्योंकि ये वाला जो है सर्वे तब किया जाता है, जो हमारे पास अन्वेषणात्मक वाला सर्वेक्षण तब किया जाता है जब हमारे पास जानकारी अस्पष्ट होती है।
या जब हमारे पास यहाँ पर कोई नया डेटा होता है तो नए डेटा के लिए या जानकारी, अस्पष्ट जानकारी के लिए हमको यहाँ पर इस बात की इसकी आवश्यकता होती हुई दिखाई देती है। तो चूंकि इस प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, तो उसे हम यहाँ पर पायलट सर्वेक्षण या ट्रायल परीक्षण या ट्रायल सर्वेक्षण के नाम से या प्रारंभिक सर्वेक्षण के रूप में हम यहाँ पर जानते हैं, जिससे क्वेश्चनर में सुधार करना होगा तो कर लेंगे, शेड्यूल में सुधार करना होगा तो कर लेंगे, समय ज्यादा तो नहीं लग रहा है उसको कैसे मैनेज करेंगे, लागत ज्यादा तो नहीं लग रही उसको कैसे मैनेज करेंगे, आदि प्रकार की बातों को हम यहां से अपना काम जो है वो कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, वो है आपके पास यहां पर बी, मैक्सिमम का जो है इसमें आंसर यहां पर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का ही है कि प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण शब्द किसका उल्लेख करता है ना। मतलब आपके पास यहाँ पर एक रिसर्च है जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्योंकि सारी तो एक्सपेरिमेंटल होती नहीं, कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप की भी होती है, कोई फिलोसॉफिकल भी होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो रिसर्च आई है वो है एक्सपेरिमेंटल। तो उन्होंने कहा कि प्रायोगिक अनुसंधान में या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम यहाँ पर एक शब्द यूज कर लेते हैं जिसका नाम आपके पास है नियंत्रण, है ना। क्योंकि बहुत सारी जो चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है वो हमारी रिसर्च के, हमारे ओरिजिनल वाले डेटा को कहीं प्रभावित न कर जाए, तो उस बात के लिए उन्होंने कहा कि ये शब्द किसका उल्लेख करता है। चलो देखते हैं 4 ऑप्शंस, फिर डिस्कस करते हैं। ए, प्रयोगात्मक स्थितियों को बढ़ाने के लिए, बी, प्रयोगात्मक स्थितियों को रोकने के लिए, सी, प्रयोगात्मक स्थितियों की अनदेखी करने के लिए, और डी, प्रयोगात्मक स्थितियों को अधिकतम करने के लिए। अब देखो इसमें ऐसा चलता है, बेसिकली यहाँ पर प्रयोगात्मक स्थितियों को अधिकतम करना, इससे इसका यहाँ पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, क्योंकि शब्द लिया उन्होंने यहाँ पर नियंत्रण, कंट्रोल है ना। तो अधिकतम करने की कोई बात आती नहीं है इसमें यहाँ पर, चाहे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो चाहे डिपेंडेंट वेरिएबल हो। प्रयोगात्मक स्थितियों की अनदेखी करना, ये इस प्रकार के ऑप्शन जो है वो जबरदस्ती एग्जामिनर महोदय के द्वारा बनाए गए, इसका कोई काम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंटल वाली स्थिति में हैं और जब आप वहां पर उसको अनदेखा करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फिर आप यहाँ पर रिसर्च में आगे की तरफ बढ़ पाओ। ठीक है, अब यहाँ पर आया प्रयोगात्मक स्थितियों को बढ़ाना, नहीं, जो है उसको वैसे ही रहने देना, हमको तो वहां पर वास्तविक स्थिति को आकलित करना है। तो ऐसी स्थिति में इसका कोई काम नहीं है। अब यहां पर आया प्रयोगात्मक स्थितियों को रोकना, बेसिकली ये कभी कभी भाषागत वाली जो समस्या है ना वो आपको परेशान कर सकती है। यदि इसके अंग्रेजी वर्जन में आप चले जाएंगे तो यहां पर शब्द लिखा है ये वाला, है ना, जैसे अपन कहते हैं ना रिस्ट्रिक्टेड करना, बेसिकली ऐसी कोई चीज है जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं और उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आने वाला है तो उसको हमने रोक दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको वहां पर जो है उसको वहीं पर रोक दिया ताकि उसका हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर किसी, या जो हमारे पास आश्रित चर होते हैं उन पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये नियंत्रण शब्द का जो आपके पास कंट्रोल शब्द है उसके लिए वाला जो पॉइंट आपके पास है इसका हम यहाँ पर उपयोग करते हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए इसका आंसर इसमें यहाँ पर क्या जाएगा, तो ये है आपके पास बी। कुछ लोग इसमें यहाँ पर सही थे और कुछ लोग गलत। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए होंगे। अभी इनके डिटेल वाले एक एक पॉइंट्स को लेकर के शानदार एमसीक्यूज मैं आपको कराऊंगा। उन क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो कॉन्सेप्ट में जो है आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर समंक विश्लेषण में, है ना, कौशल विकसित करते समय शोधकर्ता को पहला कदम क्या पता होना चाहिए। बेसिकली ये है, वो कह रहा है कि कंप्यूटर डाटा एनालिसिस, भाई आजकल क्या होता है कि मीन हो, मीडियन हो, या फिर अगर आपके पास टी टेस्ट हो, एनोवा हो, जेड टेस्ट हो, कोरिलेशन हो या एनोवा हो, आदि प्रकार की स्टैटिस्टिक्स को अगर आप चाहें कि मैं इसको जो है मैन्युअल हाथ से इसको कर लूं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क आपके लिए होता है कि आप सारी चीजों को हाथ से नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर की सहायता से आपको डेटा एनालिसिस करना है। अब इसमें क्या आप एक्सेल का, एमएस एक्सेल का उपयोग करते हैं या फिर एसपीएसएस जिसे हम यहाँ पर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस का उपयोग करते हो क्या, तो उनकी सहायता से जब अगर आप डेटा अगर एनालिसिस कर रहे हो, क्योंकि आपने जो कलेक्शन कर लिया, तो ऐसे समय जो है आपका पहला कदम क्या होगा। देखते हैं ऑप्शन इसमें क्या है।
ए, कंप्यूटर में समंक संग्रहित करना, मतलब कंप्यूटर में डाटा डालना जो आपने डाटा कलेक्ट किया। नंबर 2, कंप्यूटर प्रोग्राम का निष्पादन, इट मींस यहां पर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस है, SPSS, या जो भी आपके पास एक्सेल है जिसकी सहायता से आप उसको वहां पर आगे बढ़ाना चाहते हो तो क्या इसका उपयोग करोगे सबसे पहले, मतलब उसने कहा पहला कदम है ना। समंक संगठन और कोडिंग, डाटा का ऑर्गेनाइजेशन और कोडिंग करना, और उसके बाद में आपके पास आता है उपयुक्त सॉफ्टवेयर पैकेज का चयन करना। देखिए बेसिकली यहां पर उपयुक्त सॉफ्टवेयर पैकेज का चयन करना, जिसमें आपने कहा कि हाँ एक SPSS नामक कोई टाइटल होता है जिसे फुल फॉर्म में स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस के नाम से जानते हैं। शानदार तरीके से T-टेस्ट हो, Z-टेस्ट हो, या एनोवा या काई स्क्वायर या एनकोवा हो आदि प्रकार का बहुत अच्छे से एनालिसिस करता है वो। तो इसमें यहां पर क्या है कि कंप्यूटर में समंक संग्रहित करना, मतलब डाटा उसमें वहां पर फीड करना इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। 10, 12, 18, 17, 20 इस प्रकार से आप वहां पर कीबोर्ड से कर दोगे। कंप्यूटर प्रोग्राम का निष्पादन करना, तो कंप्यूटर प्रोग्राम का निष्पादन करेंगे, लेकिन क्या सबसे पहले कर देंगे कि जब उसमें डाटा की एंट्री हो जाएगी तब करेंगे उसमें, तो ये वाली बात तो यहां पर खारिज हो गई थी, तो ये भी हो गई। समंक का संगठन और कोडिंग, डेटा का ऑर्गेनाइजेशन और कोडिंग प्रॉपर तरीके से आपको सेल वाइज बिठाते आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप डेटा सही तरीके से नहीं बिठा पाओगे मेरे साथियों तब तक आप अपना सही तरीके से रिजल्ट नहीं ले सकते। तो इसलिए सबसे पहले कदम की जब अगर बात यहां पर आती है तो इसमें यहां पर क्या आता है कि प्रॉपर तरीके से आपको डेटा फिट करते आना चाहिए। जब आपके पास SPSS या स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस नहीं था, तब बाई चांस अगर कोई MS एक्सेल की सहायता से अगर डेटा का एनालिसिस करना चाहता है तो उसमें प्रॉपर तरीके से आपकी वहां पर हर वेरिएबल वाइज जो है वो सेल बहुत शानदार तरीके से डिफाइन होनी चाहिए। तो इसलिए कोई भी रिसर्चर इसमें क्या करता है, तो सबसे पहला काम डेटा ऑर्गेनाइजेशन करता है और उनको कोडिंग करता है ताकि उनको प्रॉपर तरीके से बिठा पाएगा। उपयुक्त सॉफ्टवेयर का चयन करना, उपयुक्त सॉफ्टवेयर का चयन करना इट मींस यहां पर T-टेस्ट के लिए आपको एक अलग प्रकार की बटन दबानी है, Z-टेस्ट के लिए आपको अलग दबाना है, तो एनोवा के लिए अलग दबाना है, तो एनकोवा के लिए अलग दबाना है। तो ये तो बात की बातें है ना। तो बिल्कुल इसमें यहां पर जिन लोगों को इसमें ये वाला जो पॉइंट लग रहा था वो बिल्कुल सही है कि इसका आंसर इसमें यहां पर क्या जाएगा, तो वो पॉइंट आपके पास आया इसमें यहां पर C। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस जो है वो आपको समझ में आ रहे होंगे, और आप जो भी आपका फीडबैक है वो फीडबैक जो है उस पर वहां पर लिखें कि और क्या आपकी मदद की जा सके, ताकि आप नेट JRF जैसे एग्जाम को भी बहुत बड़े तरीके से इसमें से यहां पर उड़ा पाओ। पहले हम इन कॉन्सेप्ट को देखें, है ना। अच्छा लगे तो आप अपने साथियों को भी शेयर करिएगा। फिर पॉइंट आता है एक व्यापक शोध रिपोर्ट। लेआउट के 3 मुख्य घटक हैं, है ना। उन्होंने ना वो बता दिया कि 3 घटक हैं, मतलब जो अपनी PhD की थीसिस होती है वो कहा ना उसने, एक व्यापक शोध रिपोर्ट लेआउट, जो PhD का जो आपके पास यहाँ पर लेआउट है उसमें वहां पर 3 घटक होते हैं। तो वो 3 घटक कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। ए, क्या उसमें वहां पर परिचय, विधियां और परिणाम होते हैं, इट मींस इंट्रोडक्शन, मेथड और रिजल्ट। क्या उसमें सार मतलब एब्स्ट्रैक्ट होता है, कंक्लूजन होता है, या फिर लिटरेचर रिव्यू होता है, या फिर उसमें टाइटल पेज, रेफरेंस और अपेंडिक्स होता है, अपेंडाइसिस होता है, या फिर उसमें वहां पर प्रारंभिक पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ और अंत मामला होता है। अब इसमें देखो, यदि आपको यहां पर थीसिस का नॉलेज है, अगर आपके पास यहां पर जब थीसिस लिखी जाती है तो उसमें कौन कौन सी बातें होती है, यदि उसका अगर आपको पता है तो आपसे गलत इसमें यहां पर नहीं होगा। इसका आंसर यहां पर जाएगा, ये होता है उसमें, इट मींस यहां पर प्रारंभिक वाला प्रश्न जिसमें आपके पास, इस प्रारंभिक वाले प्रश्न में जहां पर आपके पास शीर्षक पेज होता है, शीर्षक पेज होता है, और इसके साथ साथ में पूरी सूची होती है कि आपका चैप्टर आगे की तरफ कैसे बढ़ेगा। जब आप मुख्य पाठ की बात करते हो तो मुख्य पाठ के अंतर्गत इंट्रोडक्शन है, मुख्य पाठ के अंतर्गत आपके ऑब्जेक्टिव है, आपकी हाइपोथेसिस है, मुख्य पाठ के अंतर्गत आपका डेटा कलेक्शन का तरीका है, मुख्य पाठ के अंतर्गत आपका डेटा विश्लेषण का तरीका है, परिणाम है, चर्चा है, और उस चर्चा पर निष्कर्ष आपके पास यहां पर बातें आती हुई दिखाई देती है।
फिर उसने कहा कि एंड मैटर, अंत मामला जो है उसमें यहाँ पर क्या है, तो अंत मामला में आपने देखा होगा कि जो हमारी रिसर्च की थीसिस होती है उस थीसिस के सबसे आखिरी में हमारे पास यहाँ पर रेफरेंसेस, जो संदर्भ ग्रंथ सूची होती है, और जो हमारे पास अपेंडाइसेस होते हैं वो जो है बकायदा वहां पर सिस्टमेटिक ढंग से लगे होते हैं। इसलिए बिल्कुल, अब देखो आगे आपको इस प्रकार के प्रश्न आ जाए यहाँ पर कि भाई उन्होंने कहा कि यहाँ 3 मुख्य घटक हैं, लेकिन मुख्य पाठ में क्या है, उसी प्रकार से आपके पास यहाँ पर प्रारंभिक प्रश्न में क्या है, अंत मामला में क्या है, ये जानकारी भी आपको होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप हायर एजुकेशन का पार्ट बनना चाह रहे हैं तो बिना इस रिसर्च के जो है आप बहुत अच्छा हायर एजुकेशन में नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या गया, बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर अपने पास है यहाँ पर डी। चलते हैं, अगर आप इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो बकायदा exam8080 के ऐप पर जो है वो आपको अवेलेबल इसमें यहाँ पर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, चैप्टर वाइज भी और आपके पास फुल लेंथ भी, दोनों प्रकार से आपको इसमें मिल जाएगी। चलते हैं आगे की तरफ। और इसी प्रकार से आपका कोई साथी हो जो पीएचडी का डाटा या रिसर्च का डाटा जो एनालिसिस करने में अगर वो ट्रबल कर रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो उसके लिए भी आपको सपोर्ट यहां पर मिल जाएगा। चलें, अगला प्रश्न आया इसमें सही और गलत, है ना, क्या सही है क्या गलत है। अब यहां पर ये पॉइंट आया सही और गलत आचरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। ये भी आपके पास पीवाईक्यू वाला है, इट मींस आपके पास स्टेट एबिलिटी टेस्ट का प्रश्न है कि सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है। इसके जब अगर सिद्धांत होते हैं, इसका निर्धारण होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। उसमें हम नीति शास्त्र कहते हैं, उसे हम नैतिकता कहते हैं, उसे हम मान कहते हैं, उसे हम सिद्धांत कहते हैं। देखिए इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब ये देखो कभी कभी थोड़ा सा ये चीजें कंफ्यूज करेगी। यहाँ पर लिखा है वैल्यूज, इधर लिखा है आपके पास यहाँ पर मान, है ना, पर इसका भी यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसका भी आपके पास यहाँ पर कोई काम नहीं है। क्या सही है क्या गलत है, इस प्रकार के सिद्धांत की जब अगर बात आती है तो उसे हम यहाँ पर जिस रूप में डिफाइन करते हैं वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर कहलाता है एथिक्स, कि आपका आचरण क्या है, क्या सही है क्या गलत है। शोध में नैतिकता, आपने ऐसा तो नहीं कि फैक्ट डेटा कलेक्ट करके जो है वो फाइंडिंग यहां पर बाहर की तरफ निकाल दी, क्या ये तरीका आपका सही था, आंसर है नो। तो क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्धारण खुद आपको करना है। इसलिए यहां पर इस प्रकार की जो बातें होती है उसको हम जिस रूप में डिफाइन करते हैं वो टाइटल आपके पास क्या कहलाता है, तो उसे आप नीति शास्त्र या एथिक्स के रूप में डिफाइन करते हो, जो आपके सिलेबस में मेन हेडिंग के रूप में आता है कि शोध में जो है या अपन रिसर्च एथिक्स की बात करें वो टाइटल इंडिकेट है। इसका आंसर है ए। चलते हैं यहां से आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत प्यारा क्वेश्चन, हर किसी को आना चाहिए। अनुसंधान का पहला चरण क्या है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने, ए डेटा कलेक्शन, बी डेटा एनालिसिस, सी यहां पर आपके पास आया आइडेंटिफाइंग ऑफ प्रॉब्लम, और डी आया इसमें पायलट सर्वे। तो इसमें यहां पर अनुसंधान का रिसर्च का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। देखिए जब भी अगर आप यहां पर आप रिसर्च की बात करते हो तो इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, इसमें सबसे पहला काम होता है यहां पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना, ये सबसे पहला है। अब समस्या क्या है, आप जिस टाइटल पर अपनी थीसिस लिखने वाले हैं, आप जिस टाइटल पर अपना शोध करना चाहते हैं, वो टाइटल आपके पास यहां पर क्या होगा, तो वो उसको जो है अपन यहां पर कहते हैं, क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी, जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, इट मींस एक तरीके से आपका जो टाइटल होता है कि यार मैं इस टाइटल पर जो है रिसर्च करने वाला हूं, वो पॉइंट आपके पास यहां पर इसमें आता है। तो ये पॉइंट इसका सबसे पहला स्टेप होता है, तो इसका आंसर जाएगा वो है आपके पास ए, क्योंकि जब आपने कहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर इसमें दूसरा स्टेप होता है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का निर्माण, है ना। फिर तीसरा पॉइंट आपके पास क्या होता है, डेटा कलेक्शन। फिर चौथा पॉइंट क्या होता है, डेटा एनालिसिस। फिर पांचवा पॉइंट क्या होता है, कंक्लूजन।
तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम से स्टार्ट होकर समस्या की पहचान करना से लेकर के आपका आखिरी पॉइंट निष्कर्ष तक क्रमशः एक के बाद एक जाते हैं। अगला प्रश्न इसमें क्या आ सकता है, इसमें यहां पर प्रश्न ये आ सकता है कि वो आपको जो 4-5 मुख्य चरण है 5, उनको वो दे दे और कह दे कि आप इनको क्रम से जमा दो, है ना। जैसे कह दिया उसने, समस्या की पहचान करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, डेटा कलेक्शन करना, डेटा विश्लेषण करना और निष्कर्ष है। तो इसको वो क्रम से जमा दे कि 1 2 3 4 5 को क्रम से आप जमा दो कि सही इसका क्रम क्या होगा जब कोई आदमी रिसर्च करने के लिए जाता है तो। ठीक है, चलते हैं यहां से आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसमें, शोध कार्य का खाका कहा जाता है। अ ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क इज कॉल्ड, मतलब जब आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हो जिससे आपको पता चलेगा कि आप काम कैसे करेंगे, तो उस खाके को कहा क्या जाता है। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। क्या उसे हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कहते हैं, लिटरेचर सर्वे कहते हैं, या फिर डेटा कलेक्शन कहते हैं। देखो, थोड़ा सा भी अगर आप अवेयर है ना, थोड़े से भी अगर आपके कॉन्सेप्ट सही दिशा में अगर क्लियर है ना, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा इसकी जरूरत ही नहीं है। डेटा कलेक्शन तो कह रहा है शोध कार्य का खाका, है ना। लिटरेचर सर्वे की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। ब्लूप्रिंट क्या है, तो वो है आपके पास रिसर्च डिजाइन, जो आपको ये बताएगी कि आपकी मेथड क्या होगी, आपके उद्देश्य क्या होंगे, आपके डेटा एनालिसिस की तकनीक क्या होगी, आप डेटा कलेक्शन कैसे करोगे, क्या प्राथमिक सोर्स से करोगे, क्या द्वितीयक सोर्स से करोगे, उसमें स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से लगाओगे, क्या पैरामीट्रिक लगाओगे, क्या नॉन पैरामीट्रिक लगाओगे, आदि प्रकार की बातें जो है वो सब आपके पास यहाँ पर कहाँ आती है, रिसर्च डिजाइन में। इसलिए जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा इसके लिए पॉपुलर सा सेंटेंस चलता है। तो वो सेंटेंस आपके पास यहां पर क्या है, वो है ब्लूप्रिंट, या उसे हम रिसर्च डिजाइन के रूप में देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि टाइटल समझ में आया होगा, है ना। रिसर्च डिजाइन इट मींस आपका एक ब्लूप्रिंट। जैसे अगर आपके पास अभी कितना समय बचा है, उसके लिए आपने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया, वो ब्लूप्रिंट आपके पास यहां पर क्या है, शोध डिजाइन के रूप में इसमें मानी जाती है आपके पास। और अगर अपन कहें तो बेसिकली हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, जो प्रयोगात्मक शोध होते हैं, उसमें विशेष करके इसकी जरूरत पड़ती है। आगे आपको इस प्रकार का भी प्रश्न पूछ सकता है। चलते हैं आगे। बीस्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है 2024 का। दूसरों द्वारा एकत्रित और संकलित किए गए समांक इट मींस डाटा, है ना, के स्रोत कहलाते हैं। सोर्स ऑफ डाटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर इज कॉल्ड, मतलब दूसरे किसी व्यक्ति ने करे। दूसरा कौन, जैसे मान लो सरकार ने कोई रिपोर्ट निकाल दी, जैसे जनगणना के आंकड़े दे दिए, उन जनगणना के आंकड़ों का उपयोग मैं करूं, तो वो काम किसी और ने करा। आंसर है हाँ। क्या मैंने करा डेटा कलेक्शन जा जाके? आंसर है नहीं। मैंने तो मेरे रिसर्च के लिए वहां पर सरकार की रिपोर्ट का, ये सरकार के जो सरकारी जो रिपोर्ट निकली, सरकार की कोई सी किताब है या कोई किताब है या फिर जनगणना के डेटा है, वो किसी और ने तैयार किए, लेकिन उपयोग मैंने किया, है ना। कि स्रोत क्या कहलाते हैं, तो उसने कहा कि क्या उसे हम प्राइमरी समांक, प्राथमिक डाटा कहते हैं, द्वितीयक डाटा कहते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कहते हैं, और नन ऑफ द अबव, इसमें से यहां पर कोई नहीं। क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब। इसमें यहां पर सीधी सी बात आ गई, दूसरों द्वारा। तो दूसरे द्वारा जो किया गया जो डाटा होता है, जो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, इट मींस रिसर्चर ने, एक शोधकर्ता ने, एक अनुसंधानकर्ता ने स्वयं जाकर के डायरेक्ट रूप में डेटा का कलेक्शन नहीं किया, उस प्रकार का डेटा आपके पास यहां पर क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या कहलाता है? तो प्राइमरी डेटा का मतलब होता है कि मैंने खुद ने क्वेश्चनर बनाई और मैंने जिनसे डेटा कलेक्शन करना था उनके पास, सबके पास गया और मैंने उसको भरवाई। मैंने खुद ने अनुसूची शेड्यूल बनाया, मैंने खुद ने ऑब्जर्वेशन किया और फिर मैंने उस डेटा को जो है अपने उसमें वहां पर लिया। तो इस प्रकार का डेटा प्राइमरी सोर्स वाला डेटा होता है, जो एक प्रकार का ओरिजिनल डेटा होता है। क्योंकि सेकेंडरी वाले डेटा में यहां पर ओरिजिनल होगा या नहीं होगा, इस बात की पुष्टि हमारे पास करने का कोई जो है वो तरीका नहीं होता। तो इसलिए इसमें यहां पर बात आती हुई दिखाई देती है कि जब दूसरा कोई करे तो वो कहलाता है द्वितीयक। और इसमें सोर्स क्या हैं? किताबें हैं, सरकार की रिपोर्टें हैं, जनगणना के आंकड़े हैं,
या और किसी प्रकार की सर्वे किसी और ने की हो और उसका उपयोग हम कर रहे हो, तो वो हमारे लिए यहां पर द्वितीय है। प्राइमरी की सोर्स क्या है? आपने क्वेश्चनर बनाई, अप्लाई कर दी, आपने शेड्यूल बनाया, अप्लाई कर दिया, आपने ऑब्जर्वेशन सूची बनाई, अप्लाई कर दी। आप खुद जो है प्रत्यक्ष रूप से जब उनसे कलेक्शन करते हो तो वो आपके पास यहां पर प्राइमरी कहलाता है। तो इसलिए इसका आंसर यहां पर बेस्ट वाला आंसर क्या होगा? बेस्ट आंसर होगा आपके पास यहां पर बी, है ना। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए जो की जा रही है मेहनत, उसमें आपको बेनिफिट तो इसमें यहां पर मिलेगा और रिसर्च में ऐसे किसी प्रकार के कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलते हैं अगला, इसमें यहां पर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का ही एक क्वेश्चन है। देखो कभी कभी क्या होता है, 2024 में इस पॉइंट से 9 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल गए और यहां पर प्रश्न पूछा पायलट सर्वेक्षण क्या है। अब यदि अगर आपका पहला वाला जो प्रश्न है उससे अगर आपका कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर है तो ये मान करके चलिए कि पायलट सर्वेक्षण में आपका आंसर गलत नहीं जाएगा। क्या दिए ऑप्शन इन्होंने? ऑप्शन दिए पहला, सर्वेक्षण जो विमान चालक द्वारा किया जाता है ना। देखो पायलट, क्योंकि पायलट शब्द वही सुना है, इसलिए एग्जामिनर महोदय भी कभी कभी यदि आप ऐसे ही उथले सतही नॉलेज वाले हैं तो आपको यहीं पटकनी दे देंगे वो, और इसी ऑप्शन में निपटा देंगे, लगा दो। अब यहां पर उसका कोई काम ही नहीं है, सर्वेक्षण जो विमान चालक द्वारा किया था ये क्या है। हाँ, अरे पायलट एक काम करते हैं यार, इसका आंसर यही होगा। घर जाके सिर पीटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, प्रश्नावली में सुधार करने के लिए किया गया परीक्षण सर्वेक्षण। तीसरा, जनसंख्या को लेकर के किया गया सर्वेक्षण। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको हटा दो, जनसंख्या को लेकर किया गया सर्वेक्षण। इससे भी क्या मतलब भाई, जनसंख्या को लेकर किया गया सर्वेक्षण, ये कोई आपके पास यहां पर वो सर्वेक्षण तो आपके पास जनगणना वाला सेंसस वाला पॉइंट अलग ही है ना। अब यहां पर आया कि प्रश्नावली में सुधार करने के लिए किया गया परीक्षण। यार मैं ये क्वेश्चनर बनाई है, क्या इसमें व्यवहारिकता है या नहीं है? और एक काम करता हूं यार, मेन डेटा मैं कलेक्शन करने से पहले पायलट स्टडी कर लेता हूं। हाँ, पता चल जाएगा कि इसमें यहां पर ये मेरे द्वारा बनाई गई क्वेश्चनर व्यवहारिकता में जिन लोगों से मुझे डेटा कलेक्शन करना है उस पर ये अप्लाई हो पाएगी कि नहीं। और यार मेरी जो विधि है, यहाँ प्रश्नावली आ जाए, चाहे मेथोडोलॉजी आ जाए, चाहे आपके पास अरे समय बहुत लग रहा है यार, चेंज करें तरीके को, नहीं मेन डेटा कलेक्शन अभी नहीं करते, तो इस प्रकार की जो बातें होती है वो सब कहाँ होती हैं? वो टाइटल आपके पास यहाँ पर पायलट सर्वे में होती है, या जिसे हम पायलट स्टडी भी कहते हैं, इसे आप पायलट स्टडी के नाम से भी जानते हो। तो इसका आंसर इसमें यहां पर क्या जाएगा? इसका आंसर है वो है आपके पास बी। देखा कैसे यहां पर क्वेश्चनों में लिंक होती है, और एक एक प्रश्न का पता तो तब चलता है जब आपके पास सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस पॉइंट ने जो है वो रिसर्च वाले ने या पहले वाले पॉइंट ने आपको पीछे कर दिया हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो बताए गए यहां पर क्वेश्चन है वो आपको इसमें समझ में आए होंगे, और उम्मीद है कि आप अपने साथियों के मध्य भी इसको शेयर करेंगे जल्दी ही जो है। और आपको यहां पर बड़ी बड़ी इनकी प्रश्नों की सीरीज अच्छे कॉन्सेप्ट क्रिएशन के साथ में आने वाला है, तो उसके लिए भी आप लगातार बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।